हेलो एवरीवन, सब लोग कैसे हैं बेटा? बिल्कुल बिंदास। चलिए, आज की क्लास में बेटा हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू सेल। ठीक है, सेल। आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर आपको पता है करंट का फॉर्मेशन कहां से आया, करंट कहां से जनरेट होगी, सेल से या बैटरी से। तो आज उस सेल को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनके ऊपर चीजें डिपेंड करती है। सेल के ऊपर पढ़ने वाले हैं, सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम क्या करते थे, सेल को एक तरफ छोड़ देते थे, पूरे सर्किट के बारे में बात करते थे। लेकिन अब सेल को डिटेल में पढ़ रहे हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 12 सिलेबस का, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काफी अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक एक करके हम इसके छोटे छोटे पार्ट्स की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वह है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस, अब सोचिए नाम से क्या पता लगता है इंटरनल रेजिस्टेंस। क्यों इसको इंटरनल रेजिस्टेंस कह दिया गया, क्यों सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं कह सकते? ऐसा क्या है कि मैं इसको इंटरनल वर्ड यूज करूं यहां पे? तो वो इसलिए है, देखो कैसे, वो इस तरीके से है कि मेरे पास नॉर्मली एक सर्किट कैसा होता है, मेरे पास एक सर्किट होता है कुछ इस तरीके से, जिसमें सेल हो गया, इसको बेसिकली ये तो बैटरी है, मैं इसको चलो सिंपल एक सेल बना देता हूं। एक सेल था जो करंट को यहां से सप्लाई कर सकता है। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। देखो ये रेजिस्टेंस वो है जो सेल के बाहर है, सर्किट के अंदर, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। और एक रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, उसके अपने कंपोजिशन की वजह से, उसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस, एंड दिस इंटरनल रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय सिंबल स्मॉल आर। स्मॉल आर सिंबल से डिनोट करते हैं इसको। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कौन सा है, जो सेल के बाहर है, और इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सा है, जो सेल के अंदर है। बहुत सिंपल सी बात है, मीनिंग यही निकलता है। मैं कोई हाई फाई फिजिक्स, हाई फाई टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करूंगा स्टार्टिंग में, क्योंकि पहले तो मीनिंग समझना जरूरी है। अगर मुझे मीनिंग ही समझ नहीं आया तो मैं फिजिक्स पढ़ के क्या कर लूंगा, मैं फिजिक्स की टेक्निकल बातें पढ़ के क्या कर लूंगा जब मुझे बेसिक ही नहीं पता लगेगा। इसलिए सबसे पहले एक्सटर्नल और इंटरनल रेजिस्टेंस में जो डिफरेंस होता है वो हमने देखा। अब बात करते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाए और फिर किन किन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता होगा, वो बात करेंगे। ठीक है, तो मैं डेफिनेशन आपको बता रहा हूं, इसको ढंग से आप सुन लें कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपने सुना होगा, इलेक्ट्रोड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, it is defined as the resistance offered by the electrolyte of a cell to the flow of current। एक करंट जो फ्लो कर रही है उसके अंदर से, उस पे जो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं उसका इंटरनल रेजिस्टेंस। अभी कैसे, डायग्राम से देखते हैं। देखिए बच्चे, अगर मैं सिंपल एक सेल की बात करूं, एक ऐसा सेल जो कि लिक्विड सेल था। देखो लिक्विड सेल होते हैं हमारे पास, ड्राई सेल भी होते हैं। ड्राई सेल आपने देखा होगा जो टॉर्च वगैरह में लगता है, उसके अंदर पाउडर होता है ना, वो ड्राई सेल है। यहां पर क्या है हमारे पास, ये एक लिक्विड सेल है, और इस लिक्विड सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, एक मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, एनोड कैथोड बोल देते हैं। अब साथ में ये क्या है, ये सॉल्यूशन दिख रहा है इसके अंदर ना, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोला जाता है इसको, दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट है और ये दोनों क्या है बेटा, दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स। इसको हम इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोड्स हो गए, ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्पेशली फ्लो ऑफ करंट में कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। जैसे सर्किट कैसे होगा, यहां से ये बाहर किसी रेजिस्टेंस पे लग के घूम के यहां आ रहा होगा। अब सोचिए करंट कैसे फ्लो करेगी। करंट ऐसे फ्लो करेगी कि अगर मैं करंट को यहां से शुरू करूं तो करंट पॉजिटिव में से शुरू हुई, रेजिस्टेंस के पास गई, घूम के वापस आई नेगेटिव पे, और नेगेटिव से इनके बीच में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं है, वो आएगी यहां से यहां, इसके थ्रू होके यहां जाएगी ना। इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि करंट इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू फ्लो ना करे। बस अंतर क्या है कि ऊपर करंट को फ्लो कराने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, कुछ और है। वो क्या है, वो है आयंस। आयंस होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं करंट के फ्लो में। और ये पक्की बात है कि जब यहां पे आयंस का ट्रांसफर होगा, अब आयंस कैसे निकलेंगे, अगर मान लो कि ये मेरे पास नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था, और मैं मान लेता हूं कि ये कॉपर की एक रॉड थी और ये मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है मान लिया, और ये जिंक रॉड थी।
क्या हमारे पास ऐसा कोई सेल होता है जिसमें कॉपर का आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हो जाए, जिंक का नेगेटिव टर्मिनल हो जाए? होता है? होता है। लेकिन मैं फिलहाल बताऊं, वैसे तो हमारे पास एक सेल होता है डेनियल सेल, वो हालांकि इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा और अलग तरीके का होता है, लेकिन वहां कॉपर पॉजिटिव टर्मिनल और जिंक नेगेटिव टर्मिनल की तरह है। तो मैं ज्यादा हाई फाई बात नहीं बताने वाला हूं, सिंपल सी बातें बताऊंगा जो आपको आराम से समझ में आए। ठीक है, बताने को मैं बहुत कुछ बता सकता हूं इसके अंदर, लेकिन सबसे पहले बेसिक चीजें पहले आप उसे जानें। वो ये है कि किस तरीके से आयंस जाएंगे, कैसे पॉसिबल है कि यहां से लेकर यहां तक एक सर्किट कंप्लीट हो। और आपको पता है जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होता करंट फ्लो कर ही नहीं सकती। तो मतलब ये होता है कि अगर मेरे पास एक कॉपर है तो कॉपर है पॉजिटिव टर्मिनल, जिंक है नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये अगर कॉपर सल्फेट का मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होता है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहां क्या होता है, कॉपर सल्फेट जैसे आप इसको हम करते हैं Cu पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव आयंस के अंदर ये टूटेगा। ठीक है ना, यानी कि सल्फेट और क्यूप्रस आयंस के अंदर टूट जाएगा। Cu पॉजिटिव हो गए, SO4 नेगेटिव हो गए। जब यहां पे आयन टूटेंगे तो कॉपर में सिंपल, अब मैं नेगेटिव नेगेटिव मैं जरा उस पर नहीं जाऊंगा, मैं सिंपल सिंपल सल्फेट नॉर्मली मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं कॉपर सल्फेट लिख रहा हूं और इसको मैं नेगेटिव यहां बोल दूं और ये पॉजिटिव, एक टर्मिनल पॉजिटिव एक नेगेटिव मान लेता हूं। ज्यादा मैं केमिस्ट्री में घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं कि कॉपर पॉजिटिव था और सल्फेट नेगेटिव था। तो अगर मेरे पास यहां स्प्लिट हो गया कॉपर पॉजिटिव और सल्फेट नेगेटिव में, तो क्या होगा, ये कॉपर पॉजिटिव था, सल्फेट जो नेगेटिव आयन होंगे वो क्या करेंगे, वो जाएंगे इसकी तरफ, और सल्फेट नेगेटिव आयन जब इसकी तरफ जाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, आयंस का फ्लो हो गया इधर से इधर की ओर। तो अल्टीमेटली क्या होता है, आपको ये लगता है कि यहां से करंट गई, यहां से होके इन आयंस के थ्रू यहां से यहां कनेक्ट हो गई, और जब ये कनेक्ट हो जाएंगे इस तरीके से तो सर्किट कंप्लीट होगा। ठीक है, मैं आपको कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा, मैं कोई आपको सेल्स के बारे में बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत हाईफाई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा हूं, मैं सिंपल ये बता रहा हूं कि अगर करंट फ्लो कर रही है किसी सर्किट के अंदर और वो सेल से जुड़ा है, तो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, चाहे वो ड्राई फॉर्म में हो चाहे वो आपका लिक्विड फॉर्म में हो, उसका अपना एक रेजिस्टेंस होता है जो ये डिसाइड करेगा कि वो इन आयंस को इधर से इधर मूव करने देगा कि नहीं देगा। और इसकी वजह से जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है इन चार्ज कैरियर्स के ऊपर, उसको बोलते हैं हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज व्हाट, इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइट इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू द सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट जो ऑफर करता है, मेनली इलेक्ट्रोलाइट ऑफर करता है, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो ये डिसाइड करेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ और चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है देखते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूं, और ये आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्टेड होते हैं, जो उसको इफेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूंगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और इसमें अगर मैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड था बेसिकली, इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कितना इजीली अलाउ करता है चार्जेस को अपने थ्रू मूव करने के लिए। अगर वो इजीली मूव करेगा चार्ज तो रेजिस्टेंस कम होगा, और अगर चारा उसको टाइम लगेगा उसके लिए तो फिर वो अच्छा नहीं होगा। तो बेसिकली क्या है कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ये डिसाइड करता है हाउ इजीली चार्ज कैन मूव थ्रू इट फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर इलेक्ट्रोड। फिर हम सेकंड बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है कि वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद मेरे पास थ्योरी क्या है, फिर मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगा कि इनकी प्रोपोर्शनलिटी क्या है, किसके ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके ऊपर वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, थर्ड चीज हमारे पास है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स का कितना एरिया इमर्स्ड है।
पहले मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं, उसके बाद डिस्कशन करेंगे कि किससे क्या फर्क पड़ता है, कि एरिया में ज्यादा डुबाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा वो देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले मैं फैक्टर्स लिख रहा हूं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। फिर था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, और एक हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। फिर भी अगर मैं बात करूं आपसे तो इसमें क्या क्या चीजें हैं, जैसे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट था, इलेक्ट्रोलाइट का नेचर और कॉन्सेंट्रेशन, मैं दोनों को अगर एक ही पॉइंट पे बोल दूं तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बना सकता हूं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, मैं इलेक्ट्रोलाइट की जगह इलेक्ट्रोड्स लिख देता हूं, तो यहां से आपको एक पॉइंट बच जाएगा। अब सुनिए, एक था हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एक था हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसको मैं नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बोल दूंगा, यहां पे मीनिंग एक ही निकलता है। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, कितना एरिया इमर्स कर रखा है आपने इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। फिर एक था हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में गैप कितना है, और एक था हमारे पास टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब जरा बात करते हैं, और आप खुद भी सोचिएगा कि किसका क्या फर्क पड़ेगा। मैं आपको यहाँ डायग्राम बना के दिखाता हूं और आप सोचिएगा कि क्या फर्क पड़ना चाहिए किससे। ये मेरे पास एक सेल था, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, और ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये इलेक्ट्रोड हुआ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, कॉन्सेंट्रेशन यानी इसमें सॉल्यूट का अमाउंट अगर ज्यादा होगा, तो फिर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या कम होगा। सोचिए, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा या कम होगा। सोचिए सोचिए और सोच के मुझे बताइए। If I increase the concentration of this electrolyte, what happens to the resistance of the cell? सोचिए, बताइए। तो एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं, हालांकि एग्जांपल एग्जैक्टली तो यहां पे नहीं आता, लेकिन कुछ इमेजिन कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। आपको पता है वाटर और ग्लिसरीन देखने में दोनों एक जैसे ही होते हैं। वाटर जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, ग्लिसरीन की थोड़ी ज्यादा होती है। ग्लिसरीन कुछ वैसा चलता है अगर आप उसको फ्लो कराएं जैसे हनी चलता है, और देखने में वाटर और ग्लिसरीन जो है वो दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं। अब आप सोचिए, मैं एक टैंक के अंदर एक छोटा सा मैंने कंटेनर लिया, उसके अंदर वाटर भर दिया, एक दूसरा छोटा सा सिमिलर कंटेनर लिया और उसमें उतना ही अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन डाल दिया। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक छोटा इंसेक्ट डाल देता हूं। इंसेक्ट, मान लो कि कोई फ्लाई थी, ठीक है, जो हाउस फ्लाई होती है, उनको मैं दोनों में डाल देता हूं। अब मुझे बताइए कि हाउस फ्लाई को अगर मूव करना हो तो किसमें इजीली मूव कर पाएगी? सोचिए, वाटर में या ग्लिसरीन में? वाटर में इजीली मूव कर पाएगी। अब पता है इसको कैसे इमेजिन करो, जो हाउस फ्लाई थी इसको इमेजिन करो चार्ज कैरियर्स, जो कि फ्लोट करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मूव करते हैं, और जो आपके पास वाटर या ग्लिसरीन हो गया उसको आप इलेक्ट्रोलाइट मानो। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो चार्ज कैरियर थे उसको मैंने हाउस फ्लाई बोल दिया। अब ये हाउस फ्लाई जब इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जाएगी तो वाटर के अंदर तो इजीली मूव करेगी, ग्लिसरीन के अंदर थोड़ा मुश्किल से मूव करेगी, उसको ज्यादा रेजिस्टेंस लगेगा। तो क्या पता लगा, दोनों में डेंसिटी का ज्यादा फर्क था। डेंसिटी का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होना, तो ग्लिसरीन का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के मुकाबले ज्यादा है, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो इसमें चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और मूवमेंट कम का मतलब करंट कम, और करंट कम कब होते हैं? जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब यह होता है कि व्हेन वी इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पे मैं लिखता हूं डायरेक्टली, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स इमर्स इन इलेक्ट्रोलाइट। ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट था, इसके अंदर मैंने क्या किया, दो रॉड लगा दी। मैं चलो इसको थोड़ा सा और दिखाता हूं आपको, थोड़ा और बड़ा करके बनाता हूं इसको, और ढंग से समझिएगा। ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। ये एरिया, हमें एरिया पता है कौन सा लेना है? हमें एरिया वो लेना है जो कि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इमर्स हुआ है, जिसको हमने डुबाया है उसके अंदर। अब मुझे बताइए, अगर एरिया में ज्यादा डालूंगा तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो करंट बताओ, करंट पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मैं कम डुबाऊं तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, या ज्यादा डुबाऊं तो ज्यादा करंट फ्लो करेगी। इलेक्ट्रोड्स को इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कितना इमर्स करना है, कितना एरिया इमर्स करना है, उससे मैं पूछ रहा हूं कि करंट पे क्या फर्क पड़ेगा।
अगर मैं एरिया को कम करूं तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी, या एरिया को ज्यादा करूं तब करंट ज्यादा फ्लो करेगी? सोचिए, बहुत मुश्किल नहीं है, इजी। सोचिए। चलो अब मैं बताता हूं। ये मान लीजिए मेरे पास एक रॉड थी और ये उसका एरिया है। अगर मैं इसको कम डुबाता हूं, मान लो मैंने सिर्फ ये ढक्कन तक उसको डुबाया, इस कैप तक इसको डुबाया, तो सिर्फ इतना पार्ट जो होगा वो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आएगा। तो जो आयंस निकलेंगे वो सिर्फ इतने पार्ट से निकलेंगे ना, यानी कि आयंस का मतलब चार्ज कैरियर्स, वो सिर्फ इतने पार्ट से निकलेंगे। लेकिन अगर मैं उसको और इमर्स करता हूं तो इतना एरिया अंदर आ गया, तो इससे ज्यादा चार्ज कैरियर निकलेंगे। ज्यादा चार्ज कैरियर का फ्लो, ज्यादा चार्ज कैरियर निकलेंगे तो ज्यादा फ्लो करेंगे एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे, तो करंट ज्यादा फ्लो करेगी। तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा? कम। एरिया ज्यादा किया इमर्स्ड तो चार्ज कैरियर्स ज्यादा आएंगे, आयंस ज्यादा रिलीज होंगे। ज्यादा आयंस रिलीज होंगे तो करंट ज्यादा बनेगी, और करंट ज्यादा बनने का मतलब रेजिस्टेंस कम हो जाना। तो एरिया ज्यादा से रेजिस्टेंस कम होता है, इसका मतलब ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ये बहुत इजीली बता पाएंगे आप। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड था और एक दूसरा, ठीक है। मान लेते हैं कि ये मेरे पास लाइव था और ये न्यूट्रल। ढक्कन से भी पता लग रहा है, ये रेड कलर का है, ब्लैक कलर का, ये लाइव, ये न्यूट्रल, यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मान लेते हैं। ये मैंने इलेक्ट्रोड्स के अंदर डुबा रखे, ओके। अब मैंने क्या किया, इनके बीच का अगर मैं गैप बढ़ा दूं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा? सोचिए क्या फर्क पड़ता है अगर मैं इसको थोड़ा सा गैप बढ़ा दूं इसका, बताइए। अगर मैं इसका गैप बढ़ा दूं तो चार्ज कैरियर तो देखो डुबाया तो मैंने बराबर ही है, ऐसा नहीं कि मैं इसको कम ज्यादा कर रहा हूं, मैंने एक फिक्स जगह उसको डुबा दिया। चार्ज कैरियर्स निकल जाएंगे यहां से भी, यहां से भी, ठीक है। अब चार्ज कैरियर, करंट किस बात के ऊपर डिपेंड करती है? करंट दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, कितना चार्ज फ्लो करेगा और कितने टाइम में जाएगा। I = Q/T। अब अगर ये पास पास थे तो चार्ज निकला और फटाफट पहुंच गया, टाइम कम लगा। अगर मैं डिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो सेम चार्ज जाएगा लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। और क्योंकि I = Q/T में ये जो फॉर्मूला था मेरे पास, चलो यहां लिखता हूं मैं, I = Q/T में अगर टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट कम हो जाएगी, टाइम अगर ज्यादा लगेगा तो करंट कम हो जाएगी। जैसे मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो चार्ज कैरियर्स को इधर से इधर आने में, या चार्जेस को इधर से इधर आने में, आयंस को इधर से इधर आने में ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम ज्यादा लगेगा तो करंट कम हो जाएगी, और करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, इंटरनल रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बिल्कुल क्लियर बात है कि मैं यहां कहां डायरेक्टली और कहां इनवर्सली लिख रहा हूं। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर मैं डिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, इंटरनल से बढ़ेगा। यहां भी अगर मैं कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ाता हूं तो वो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और अगर मैंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिखा है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोलाइट का, इलेक्ट्रोड्स के का एरिया अगर मैं बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है, राइट। तो इनवर्सली और डायरेक्टली का मतलब ये था। अब एक फैक्टर है, सोचिएगा जरा इसके बारे में, मैं जरा रहा सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए आपको सोचने का टाइम दूंगा कि टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से इंटरनल रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। सोचिए अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, सोचिए। सोचिए क्या होगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इलेक्ट्रोलाइट का तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस पे। एक बात बताओ मुझे, एक सेल था बिल्कुल नया, बिना किसी अंडरस्टैंडिंग के, सिंपल सी ऐसी बात बता दो कि भले कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेसिक नॉलेज नहीं, मुझे नहीं पता हो रहा है क्या हो रहा है, लेकिन अपने एक नॉर्मल कॉमन सेंस से सोचना क्या होता है। अगर मैं एक सेल नया लगाता हूं और एक सेल काफी देर तक काम करता रहता है, दोनों में से किसकी इफेक्टिविटी ज्यादा होगी? कौन ज्यादा करंट देगा? करंट वो पहले देगा, वो ज्यादा देगा ना जो नया सेल है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है वही सेल कम करंट देता है। अच्छा, करंट कम होने का मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाना, यानी सेल जैसे जैसे पुराना होता जाता है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है। अब आप सोच के देखिए कि
अगर जैसे मैंने सेल लगाया और उसको कनेक्ट करके छोड़ दिया तो धीरे धीरे करके क्या होगा, टेम्परेचर तो बढ़ेगा ना। आपको पता है किसी चीज को कनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे करके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ अल्टीमेटली करंट का अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो जब आप रेजिस्टेंस बढ़ाओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है, सोचिए। आपको याद हो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, RT इक्वल टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, कंडक्टर इंसुलेटर एलॉयज के बारे में बात करा था। यानी कि अल्फा जो होता है ना, अल्फा वो पॉजिटिव होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर उसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली, यानी कि ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर। मैं ऊपर लिख देता हूं, ये सारी बातें आपको याद रखनी है और इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं, लेकिन पता सबके बारे में होना चाहिए। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर या ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर, ऑन इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल also increases, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये 5 फैक्टर्स थे, ढंग से ध्यान रखिएगा। और इन 5 फैक्टर्स के अंदर से आप शुरू के 4 भी अगर याद कर लें तो कोई इशू की बात नहीं है, ठीक है ना। ये 4 अक्सर पढ़े जाते हैं। टेम्परेचर तो एक एक्सटर्नल फैक्टर हो गया, लेकिन बाकी सारे जो फैक्टर हमारे पास थे वो इंटरनल थे, ठीक है बेटा। तो इसलिए ऊपर के 4 जो थे वो ज्यादा इजी होंगे याद करने और ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज अबाउट इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के अंदर का रेजिस्टेंस जब उससे करंट फ्लो करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसके बाद हमारे पास क्या है। हमारे पास इसके बाद है पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ, 2 चीजें। और इनके बारे में फिर कुछ चीजें जुड़ के कुछ ग्राफ सीखेंगे हम, और इनके बारे में कुछ और सीखेंगे जो आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं। ये आपको आगे बहुत सारी क्लास में काम आने वाला है, यानी कि हमारी आगे जो 2-3 क्लासेस होंगी उनका बेसिक कंसेप्ट आज की क्लास में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, सेल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। तो ये मेरे पास एक सेल था और मैंने इसको एक्सटर्नल सोर्स के साथ, बैटरी के साथ लगा रखा है। मतलब ये सेल था, इसके मैंने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लगा रखा है। ये कैपिटल आर हो गया, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस था वो स्मॉल आर था। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, इसके इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल्स होते हैं, ये V1 और V2 हुआ, इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा V, दोनों को माइनस करके, उसको बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल। इन दोनों टर्मिनल के बीच में नॉर्मली क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस एक जगह और निकलता है, यहां पे वो वोल्टमीटर बताता है, यहां तो वोल्टमीटर नाप लेगा उसको, लेकिन यहां पर इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस नापा जाता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल, ठीक है। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल। अब एक बात कि पोटेंशियल ड्रॉप और ईएमएफ में क्या फर्क पड़ा, पहले तो मैं आपको ये बताऊं। एक बहुत सीधी लैंग्वेज में अगर बताऊं कि ईएमएफ हमारे हिसाब से क्या होता है, मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अगर बताऊं तो मेरा ईएमएफ ये है कि शायद मैं दिन में 24 घंटे पढ़ा सकता हूं। ये मेरा ईएमएफ है कि मैं एक पूरे दिन में पूरे 24 घंटे पढ़ा सकता हूं, ये मेरा ईएमएफ है। लेकिन पढ़ाता नहीं हूं और शायद ना पढ़ा पाऊं। पढ़ा सकता तो हूं लेकिन शायद ना पढ़ा पाऊं। यानी 24 घंटे पढ़ाना मेरी एक्चुअल एफिशिएंसी है, लेकिन अगर मैं फिर भी 6 या 7 घंटे पढ़ा रहा हूं तो वो क्या है, वो एक्चुअल एफिशिएंसी नहीं थी मेरी, वो मेरा डिलीवर्ड आउटपुट था। आपके अंदर दम कितना है वो ईएमएफ है, और जो आप डिलीवर करते हैं वो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका, सोचिएगा। बहुत अजीब सा एग्जांपल है, लेकिन आप सोचेंगे इसको तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ कंसेप्ट पता लगेगा। हालांकि उसका इलेक्ट्रिसिटी से मतलब नहीं है, लेकिन आपको ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर पता लगेगा। देखो हुआ क्या कि एक बार एक इंसान को आपको पनिशमेंट देनी थी, ठीक है। उसने कुछ ऐसा काम किया, कुछ बेकार काम किया,
लेकिन बहुत बुरा भी काम नहीं किया था कि बहुत हाई फाई पनिशमेंट देते आप उसको। आपने उसको क्या कहा कि बेटा तेरे एक ही पनिशमेंट है, तुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है बिना रुके, ठीक है। तो चलो जी, अब क्या हुआ, या 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दौड़ना है बिना बिना रुके हुए, ठीक है, 10 किलोमीटर दौड़ना है। तो उसने कहा कि मैं 10 किलोमीटर कभी नहीं दौड़ा आज तक, मैं नहीं दौड़ पाऊंगा। मैंने कहा नहीं दौड़, यही तेरी पनिशमेंट है, जो तूने काम कभी नहीं किया तुझे वही करना है, तुझे 10 किलोमीटर ही दौड़ना है, ठीक है। तो हुआ क्या, बंदे ने दौड़ना शुरू किया, और जैसे 5 किलोमीटर ऑलमोस्ट जब पूरे हुए तो वो थक के गिर गया। उसने कहा अब नहीं दौड़ पाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं दौड़ सकता, पूरी सांस फूल गई है, अब नहीं दौड़ा जाएगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि एक डॉगी जबरदस्त था आपके पास, बहुत जबरदस्त डॉग था, ऐसा बिल्कुल देखते जैसे होती अब काट खाएगा। वो डॉग उसके पीछे छोड़ दिया हमने, ठीक है, तू नहीं दौड़ता, ये तेरे पीछे डॉग गया, अभी तुझे काट खाएगा। तो फिर क्या होगा, वो जो बंदा है वो फिर उठेगा, फिर दौड़ेगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर मैं नहीं दौड़ा तो डॉग काटेगा, ठीक है, तो फिर दौड़ेगा। फिर क्या हुआ, जब 6-7 किलोमीटर तक दौड़ लिया तो वो पड़ गया पूरी तरीके से। उसने कहा भाई अब तो डॉग भी आके काट लेगा, मैं तब भी नहीं भागूंगा। तो फिर क्या हुआ, फिर आपने कहा ठीक है कोई बात नहीं। आपने क्या किया, गन निकाली, डुप्लीकेट गन थी आपके पास, ठीक है, वो गन निकाली और यहां रख दी उसके पास। उसने कहा दौड़, आपने कहा दौड़, अगर नहीं दौड़ेगा तो अभी मरेगा, ठीक है, आपने ये कहा। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं, मैंने कहा डुप्लीकेट गन है आपके पास, रियल गन की मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना, टॉय गन थी आपके पास, आपने कहा दौड़, उसे नहीं पता टॉय गन है, आपको पता टॉय गन थी, तो आपने यहां रखा, आपने कहा दौड़, ठीक है। तो क्या हुआ, दौड़ेगा, क्यों दौड़े, क्यों दौड़ेगा, अभी मरने से तो अच्छा है कि दौड़ के मर लो, ठीक है, क्या पता जान बच जाए, दौड़ लूं क्या पता, लेकिन अभी मरूंगा तो नहीं। तो फिर दौड़ने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि वो 10 किलोमीटर तक दौड़ ले, 10 नहीं दौड़ेगा, 9 किलोमीटर तक दौड़ लेगा। अब आप मुझे बताइए कि इसमें पोटेंशियल क्या है और ईएमएफ क्या है। मैक्सिमम जब वो 9 किलोमीटर तक दौड़ लिया, उसके बाद उसने कहा कि भैया अब तो गोली भी मार दोगे मैं तब भी नहीं दौड़ पाऊंगा, अब नहीं है बिल्कुल एनर्जी, अब कुछ भी कर लो मैं दौड़ूंगा ही नहीं। तो इसका मतलब अब ये 9 किलोमीटर जो एक्चुअली दौड़ सकता था और 5 किलोमीटर जो इनिशियली वो दौड़ा, दोनों में क्या डिफरेंस हुआ, दोनों में डिफरेंस ये हुआ कि जो 5 किलोमीटर वो दौड़ा था ना, वो उसका पोटेंशियल था, और जो 9 किलोमीटर था वो उसका ईएमएफ था। ईएमएफ होता है एक्चुअल कैपेसिटी और वोल्टेज होती है डिलीवर्ड कैपेसिटी। ये बिल्कुल सिंपल भाषा में बता रहा हूं, इसका फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, ये है इसका मीनिंग। क्योंकि मैंने बताया ना कि अगर मैं आपको टेक्निकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और वोल्टेज और ईएमएफ बता दूंगा तो भाई फिर मजा नहीं आएगा। मजा इसलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको लगेगा कि हाँ बुक में भी ऐसा लिखा है, सर ने भी ऐसे बता दिया, ठीक है, लेकिन यार जब तक उसका मीनिंग समझ नहीं आएगा मुझे मजा कैसे आएगा। अब मुझे वैसे ही मजा आता है, हमें उस बात को किसी ऐसी चीज से रिलेट कर दे जिसको हम समझ सकते हैं, तो मेरे लिए वो कंसेप्ट समझना आसान हो जाएगा। तो पता लगा जितना दम था आपके अंदर, जितना एक्चुअली दम था वो था ईएमएफ, और जितना डिलीवर्ड होता है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। एक और एग्जांपल लो, अब ये जो एग्जांपल मैं बता रहा हूं ये आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। अब वो क्या है, आपसे मैं कहता हूं कि बेटा एक काम, मैंने एक बच्चे से बात करी ऐसी, मैंने पूछा कि बेटा कितने घंटे पढ़ते हो दिन में, तो कहा कि थोड़ा झूठ भी बोल रहा था हालांकि वो, उसने कहा कि सर 6 घंटे पढ़ता हूं। शायद मुझे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया हो कि सर कहेंगे भाई 6 घंटे पढ़ता है, नहीं, तो एक्चुअली पढ़ रहा था बच्चा 2 घंटे। उसने बोला मुझे कि सर 6 घंटे पढ़ता हूं। मैंने कहा अच्छा 6 घंटे पढ़ते हो, मैं कहा मैक्सिमम कितना पढ़ सकते हो, क्या सर मुझे लगता है कि मैं 12 घंटे तक मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ, या 12 घंटे तक मैक्सिमम पढ़ सकता हूँ। मैं कहा अच्छा भाई, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो एक काम करो 12 घंटे अगर मैक्सिमम पढ़ सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम मौज ले सकते हो, तुम्हारे पास तो बहुत टाइम है और बहुत सब चीजें कर सकते हो, तो ठीक है अभी नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए मैंने उसको बहका दिया, ऐसी बहका दिया कि चल कोई बात नहीं यार ठीक है एग्जाम पे एंड टाइम पे पढ़ना। अब हुआ क्या कि अगर मैंने उसको ऐसा बोल दिया, वो लापरवाह हो गया बच्चा, वो जितना पढ़ रहा था उसने वो भी पढ़ना बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अल्टीमेटली जिस दिन एग्जाम था उसके पिछले दिन उसे याद आया कि भैया अब तो मैं फेल हो जाऊंगा। अब पता है क्या होगा, वो 18 घंटे पढ़ देगा। क्यों पढ़ लेगा, वो 18 घंटे इसलिए पढ़ देगा, उसे अगर पूरा सिलेबस खत्म करना है और उसे फेल नहीं होना तो उसे 18 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा उस दिन। और जरूरी नहीं है कि उसके बाद भी पास हो जाए, लेकिन ये पक्की बात है वो कोशिश करेगा कि वो पूरा जितना पढ़ सकता है, भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है, वॉशरूम भी जाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है, अगर वैसे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है लेकिन फिर भी हो सकता है वॉशरूम जाने की कोशिश ना करे, वो सोचेगा टाइम वेस्ट हो गया, वॉशरूम भी जा रहा है तो भूख लेके जा रहा है। तो बात को मिला के ये होगी कि वो बंदा जो कह रहा था कि मैं मैक्सिमम 12 घंटे पढ़ सकता हूं, वो भी 18 घंटे पढ़ लेगा उस दिन। इसका मतलब क्या हुआ, 18 आवर्स वाज ईएमएफ, और जितना वो मैक्सिमम पढ़ता था नॉर्मली 6 घंटे, वो उसका पोटेंशियल है भैया। तो पोटेंशियल वो था जो डिलीवर्ड था और ईएमएफ वो था जो एक्चुअल कैपेसिटी थी। हमें भी अपनी एक्चुअल कैपेसिटी कभी नहीं पता होती, पता है, कभी नहीं पता होती। और मैं आपको एक और चीज से इसका एग्जांपल देना चाहूंगा,
देखो मैं आपको बता रहा हूं कि आप किस किस तरीके से चीजों को सोच सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एग्जांपल से रियल लाइफ से इसको रिलेट कर सकता हूं तो चीजें दिमाग में काफी लंबे टाइम तक याद रहेंगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके कानों की जो एबिलिटी है वो इतनी है कि आप 50 मीटर दूर, 50 मीटर दूर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको सुन सकते हो, अगर वहां कोई हल्का सा तुम्हारा नाम पुकार दे 50 मीटर दूर तो भी आप सुन पाएंगे। तो आप क्या कहेंगे, सर आप तो मजाक कर रहे हो, ऐसा नहीं होता, हमें तो 10 मीटर दूर का ढंग से सुनाई देता या 15 मीटर दूर का ढंग से नहीं सुनाई देता, हम कैसे देखेंगे इसको। तो मैं कहता हूं ठीक है बेटा, एक काम करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ये है कि अपनी आंखों पे डालो पट्टी और सिर्फ कान से ही चीजों को महसूस करो, देखो ही मत कुछ। जब आप एक सेंस को क्लोज करते हैं ना, दूसरी सेंस ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ये ह्यूमन एबिलिटी है, मार्शल आर्ट में भी ये सिखाया जाता है कि आप अगर जिसे ब्लाइंड फाइट कहते हैं, आंखें बंद कर दी तो कान जो है वो सुनेंगे और वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। इसका मतलब क्या था, जो नॉर्मली सुन रहे हैं वो पोटेंशियल हो गया और जितना सुन सकते थे मैक्सिमम वो ईएमएफ था, वो आपकी एक्चुअल एबिलिटी थी। हमें अपनी एक्चुअल एबिलिटी पता ही नहीं होती है, हम तो पोटेंशियल के हिसाब से काम कर रहे होते हैं, जबकि ईएमएफ कुछ और है। तो ईएमएफ ज्यादा पावर ज्यादा थी और वोल्टेज कम थी। अब इसी तरीके से क्या है, बैटरी जो है ना, ये जो या बैटरी जो सेल है, मान लो कि ये सेल 2 वोल्ट डिलीवर एक्चुअली कर सकता था, लेकिन सप्लाई करा इसने 1.8 वोल्ट, यानी सर्किट के अंदर इसने 1.8 वोल्ट दिया जबकि ये 2 वोल्ट सप्लाई कर सकता था। तो आप मुझे बताइए कि इसके अंदर ईएमएफ क्या हुआ और वोल्टेज क्या हुई। ईएमएफ हुआ 2 वोल्ट जो ये मैक्सिमम सप्लाई कर सकता है, और वोल्टेज हुई ये बचे 0.2 वोल्ट। वो कहां गए भाई? एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ कहता है कि कुछ लॉस नहीं होगा, कहीं तो गया होगा। अब वो कहां गया होगा सोचिए। यहां अंदर पूरे इसकी कैपेसिटी थी 2 वोल्ट, लेकिन सप्लाई हुआ 1.8, तो 0.2 कहां गया? 0.2 वोल्ट इसका इंटरनल रेजिस्टेंस खा गया। और वो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे खा गया ये हम समझते हैं। यहां पर जो 2 वोल्ट थी वो मेरे पास है 1.8 प्लस 0.2 वोल्ट। अब ये जो 1.8 यहां सप्लाई कर रही है, ये वोल्टमीटर मेजर कर देगा 1.8, रेजिस्टेंस के ऊपर इतनी आएगी। तो अब देखो, अब मैं इसको क्या लिखता हूं, ये था मेरे पास ईएमएफ, और ये वो वोल्टेज भी है जो यहां आती है, और प्लस ये वो वोल्टेज है जो इसके अंदर आती है, सेल के अंदर, इंटरनल वोल्टेज। तो अब मेरे पास बाहर वाली वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया I कैपिटल R, V इक्वल टू IR ओम्स लॉ से। अंदर वाली वोल्टेज का फॉर्मूला हो गया I इंटू स्मॉल r। करंट तो सेम ही जाएगी पूरा सीरीज कॉम्बिनेशन में, और स्मॉल r हमारे पास क्या है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, किसका, सेल का। तो ईएमएफ हमारे पास आ गया IR प्लस I स्मॉल r, और इससे सॉल्व करके फाइनली क्या आ गया, E इज इक्वल टू, अगर मैं I कॉमन लेता हूं तो R प्लस स्मॉल r आता है। अब मैं इसको एक और तरीके से लिख सकता था, इसी फॉर्मूले को मैं E इज इक्वल टू V प्लस I स्मॉल r की फॉर्म में भी लिख सकता हूं, जो इसका स्टैंडर्ड रिलेशन है, स्टैंडर्ड E इज इक्वल टू V प्लस IR, ये इसका स्टैंडर्ड रिलेशन है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ईएमएफ और पोटेंशियल में ये डिफरेंस होता है कि ईएमएफ है थी एक्चुअल, और पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था जो कि सप्लाइड होता है रियल प्रैक्टिकलिटी में। अब ईएमएफ की डेफिनेशन क्या होती है? ईएमएफ की डेफिनेशन ये होती है कि इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द सेल टू अनदर टर्मिनल ऑफ द सेल इन अ क्लोज्ड लूप। ये ईएमएफ की एक्चुअल डेफिनेशन है कि ईएमएफ क्या होता है, वो एक वर्क डन होता है जो एक यूनिट चार्ज को एक टर्मिनल सेल से उसके उसी टर्मिनल तक पूरे एक सर्कुलर पाथ पे लेके आएगा, क्लोज पाथ पे लेके आएगा। जहां से स्टार्ट किया यूनिट चार्ज को वहीं तक वापस लाने के लिए जितना वर्क डन होता है उसे ईएमएफ कहते हैं। दैट्स कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। वो कितना वर्क करेगा चार्ज को पूरे एक चक्कर में घुमाने के लिए, दैट्स कॉल्ड ईएमएफ, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था दिस इज द पोटेंशियल across the terminals of the cell when the current flows। जब करंट फ्लो कर रही होती है तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल आएगा या उसका डिफरेंस जो आएगा उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्रॉप। ड्रॉप का मतलब कितना अपीयर होता है वहां पे, ये था। तो यहां पर आपके पास V हो गया, आपके पास वोल्टेज सिंपली कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, E था ईएमएफ, I थी करंट जो फ्लो कर रही है, और स्मॉल r था इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अब हम पढ़ेंगे कि इनके इसमें स्पेशल केस क्या है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड स्पेशल केसेस। ये आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन में बहुत काम आने वाले हैं, न्यूमेरिकल में भी आएंगे लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन में भी बहुत काम आएंगे। अब वो कैसे?
स्पेशल केसेस में जो फर्स्ट केस है कि व्हेन सर्किट इज ओपन, सर्किट इज ओपन। सर्किट ओपन का मतलब क्या होता है? ये रेजिस्टेंस था, ये मेरे पास सेल लगा हुआ है या बैटरी भी हो सकती है, अभी सेल मान लेते हैं, और ये मेरे पास जो की थी वो ऑफ थी, क्लोज नहीं है, ऑन, ये मतलब ऑफ है, यानी कि सर्किट ओपन का मतलब होता है स्विच ऑफ कंडीशन, करंट फ्लो नहीं कर रही है। जब व्हेन सर्किट इज ओपन तो I जीरो हो जाता है, और जब I जीरो होता है तो E इक्वल टू V प्लस आई स्मॉल r वाले फॉर्मूले से क्या होगा? I जीरो R। सर्किट अगर ओपन होता है तो ईएमएफ वोल्टेज के बराबर हो जाती है, क्योंकि जब करंट फ्लो ही नहीं कर रही तो इसके इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से भी कोई वोल्टेज कंज्यूम नहीं होगी। ठीक है, तो सारी की सारी जो जितना ईएमएफ था उतनी वोल्टेज रहेगी, लेकिन जैसे ही आप क्लोज करेंगे वोल्टेज कम हो जाती है। दूसरा केस, व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, सर्किट इज क्लोज्ड, अगर सर्किट क्लोज होता है तो उस टाइम पे I जो होगी वो नॉन जीरो होगी, तो E इक्वल टू V प्लस आई आर ही आएगा, और आई आर जीरो नहीं होगा, तो उस केस में ईएमएफ जो होगा वो ग्रेटर देन वोल्टेज के होगा। अब आप सोच के देखिए और बताइए, ईएमएफ ग्रेटर देन वोल्टेज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वोल्टेज में प्लस आई आर, वोल्टेज में आई आर ऐड करने के बाद ईएमएफ आता है, तो पक्की बात है ईएमएफ बड़ा होगा। ठीक है बेटा, इसमें इसको ऐड करने के बाद ये आता है तो ईएमएफ बड़ा होगा इससे। तो ये नॉर्मल केस हो गया कि अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया ऐसे तो ये फॉर्मूला है, और अगर ये ओपन है तो ईएमएफ वोल्टेज के बराबर ही होती है। ठीक है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं जबरदस्त वाला केस है, और वो ऐसा केस है जो बच्चे मुझसे अक्सर पूछते हैं कि सर ये फॉर्मूला ऐसे उल्टा कैसे हो गया। अब देखिए, मैं अगर थर्ड केस बात करूं तो था ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अगर सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज होने का मतलब यह होता है कि ये आपने ऑन कर रखा है, स्विच ऑन, तो इसका मतलब है सेल से करंट जा रही है, और सेल जब करंट सप्लाई कर रहा हो तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है। भाई सेल डिस्चार्ज कब होता है? किसी सेल को मैंने लगा दिया सर्किट के अंदर, सर्किट चल रहा है, ऑटोमेटिकली सेल डिस्चार्ज हो जाएगा ना। डिस्चार्ज होने का मतलब उसकी चार्जिंग कम हो जाएगी। तो चार्जिंग कम कब होती है? जब वो करंट सप्लाई करता है सर्किट के अंदर। जब तक कोई सेल, नॉर्मली क्या होता है जब आप सेल खरीदने के लिए जाते हैं मार्केट से तो पैक्ड होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो पैक्ड उसी दिन आया था शॉप पे, हो सकता है पिछले 4-5 महीने से पड़ा है वो, लेकिन तब तक तो उसके अंदर चार्ज रहता है ना, भले पूरा ना रहे, काफी रहता है। लेकिन जब आप उसको सर्किट में लगा देते हैं तो वो डिस्चार्ज होना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जब सेल डिस्चार्ज हो रहा होता है, यानी उसके अंदर करंट फ्लो कर रही होती है, तो उस केस में आपके पास फॉर्मूला था E = V + IR, सिंपल वही फॉर्मूला ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। अब मैं बात करता हूं कि एक नेक्स्ट केस है हमारे पास, चार्जिंग ऑफ सेल में क्या होता है। ढंग से देखिएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। और फिर मैं एक बहुत मस्त क्वेश्चन बताऊंगा इसके ऊपर, एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। देखो, चार्जिंग ऑफ सेल में ये होता है कि अगर मैं सेल को चार्ज कर रहा हूं तो किसी पावरफुल बैटरी से चार्ज करूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव। जब भी किसी सेल को चार्ज करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल जो सप्लाई का होता है वो सेल के पॉजिटिव में लगता है, और नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव में। सेल हमेशा ऐसे चार्ज होता है। इसके लिए पता है क्या होता है? चार्जेबल सेल होते हैं, चार्जेबल सेल होते हैं, जैसे ड्यूरासेल में भी चार्जेबल सेल आते हैं, थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर चार्जर आता है, उसके अंदर आप उसको लगाइए, वो चार्ज होगा। और सिंपल केस, आपकी मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है, ठीक है। कैमरा, जो आपका डिजिटल कैमरा होता है, उसकी बैटरी को निकाल के आप चार्जर पे लगा लेते हैं। बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। तो बेसिकली जब सेल को चार्ज करना होता है तो उसका तरीका ये होता है, उसका सर्किट ऐसा ही बिल्ट होता है कि वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सप्लाई से पॉजिटिव टर्मिनल सेल का जोड़ा जाता है, और नेगेटिव से नेगेटिव। अब ये सेल चार्ज हो रहा है, यहां से करंट यहां जा रही है, यहां से। बेसिकली क्या हो रहा था? पहले डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन अभी चार्ज हो रहा है, मतलब सेल डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। मान लो कि सेल 1 वोल्ट का था, इनिशियली ये 1 वोल्ट, इनिशियली ये सेल था 6 वोल्ट का, मान लो 6 वोल्ट इसकी वोल्टेज थी, और अब ये रह गया 1 वोल्ट का। तो अब इसने काम करना बंद कर दिया,
लेकिन ये चार्जेबल सेल था तो मैं इसको चार्ज कर रहा हूं। अब जब मैं इसको चार्ज कर रहा हूं तो ये पूरा चार्ज कब माना जाएगा, जब ये 1 वोल्ट से 6 वोल्ट पे पहुंच जाएगा, तब वो फुल चार्ज माना जाएगा, बैटरी फुल चार्ज। अब जरा यहां देखो, अगर मुझे इसको इससे चार्ज करना है तो ये पक्की बात है कि इससे ज्यादा वोल्टेज इसकी होनी चाहिए। बड़े से ही तो छोटे को चार्ज करोगे, सेम भी लगा दोगे तब भी ढंग से चार्ज नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत चार्ज होगा, फुल चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इससे पावरफुल चीज लगा दूं यहां पे, तो ये पक्की बात है कि चार्जिंग चालू होगी। ठीक है, अब मुझे आपको बस एक चीज बतानी है। मैंने जैसे इसको यहां से यहां कनेक्ट कर दिया, यहां पर ध्यान रखना 1 वोल्ट इसके अंदर बचा हुआ था, मैक्सिमम इसके अंदर 1 वोल्ट था, और इसको चार्ज होना है 6 वोल्ट तक। ठीक है, जब मैं इसको इसके ऐसे कनेक्ट कर दूंगा तो इसके जो टर्मिनल हैं ये दोनों, इस टर्मिनल के बीच में कितनी वोल्टेज होगी, यहां वोल्टेज कितनी होगी इस टाइम पर जब ये चार्ज हो रहा है। ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 12 वोल्ट की बैटरी से आपने इसको लगाया, यानी कि दोनों के टर्मिनल जो हैं ये 12 वोल्ट सप्लाई करते हैं। यहां पर आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, 6 वोल्ट तक ये मैक्सिमम चार्ज करी जा सकती है, और अभी 1 वोल्ट इसके अंदर था। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि यहां पर ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं यहां पर कितनी वोल्टेज होगी, सोचिए इस टर्मिनल पे इस टाइम कितनी वोल्टेज होगी। अगर वोल्टमीटर एक लगा दूं तो कितना दिखाएगा, हालांकि एक नॉर्मल वोल्टमीटर काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि वोल्टेज मेजर करने की डिवाइस लगा दो, कितना मेजर करेगा। 3 ऑप्शन देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन 12 वोल्ट, सेकंड ऑप्शन 6 वोल्ट, थर्ड ऑप्शन 1 वोल्ट। वोल्टमीटर यहां लगा दूं तो कितना मेजर करेगा। इन तीनों में से कोई एक आंसर तो आपने सोचा होगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है 12 वोल्ट, और मैं जानता हूं कि काफी कम लोगों ने सोचा होगा कि इसका आंसर 12 वोल्ट आएगा। कुछ बच्चे इसका आंसर 6 वोल्ट और कुछ बच्चे 1 सोच रहे होंगे। अब पता है 12 वोल्ट क्यों आया, यहां से 12 वोल्ट सप्लाई हो रहा है, 12 वोल्ट, यहां से लेकर यहां तक तो कोई वोल्ट कंज्यूम हुआ नहीं, वोल्टेज कंज्यूम नहीं हुई, तो ये 12 वोल्ट सीधा यहां अपेयर हुआ है। वोल्टामीटर क्या मेजर करता है, वोल्टामीटर टर्मिनल की वोल्टेज मेजर करता है कि उस टाइम टर्मिनल पे कितनी आ रही है। 12 वोल्ट आ रही थी, पता है 12 वोल्ट किनारे पे तो है, इनके बॉर्डर पे, अंदर नहीं है 12 वोल्ट। अंदर तो 1 था, 1 से वो 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5, फिर 6। जैसे ही वो 6 होगा चार्जिंग अपने आप बंद हो जाएगी, ग्रीन लाइट जल जाएगी, ये आएगा 100% चार्ज। लेकिन 12 वोल्ट से आपने इसको कनेक्ट कर रखा है, तो यहां से यहां तक तो 12 आ रही है ना, तो टर्मिनल के ऊपर तो 12 ही आ रही है। धीरे धीरे करके अंदर से वोल्टेज बढ़ते बढ़ते 1 से लेकर वो 6 तक चली जाएगी। ठीक है बेटा, राइट। तो अब कुल मिला के क्या हुआ कि आप इस वाले सेल को जो 6 वोल्ट का था उसको अगर चार्ज करना है तो आपको 6 वोल्ट या उससे ज्यादा चाहिए, उससे कम पे पूरा चार्ज नहीं हो पाएगा, उससे तो ज्यादा ही दोगे ना जितनी इसकी एफिशिएंसी है। अब देखो क्या हुआ, जो इसके अंदर अवेलेबल था स्टार्टिंग में वो था इसका ईएमएफ, ठीक है, और जो आप सप्लाई कर रहे हो वो क्या है, वो है इसकी वोल्टेज, क्योंकि वो उसके टर्मिनल्स पे आ रही है। दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा है वोल्टेज, इसलिए वोल्टेज का फॉर्मूला इस केस में आता है V = E + IR। यानी कि ये हो गया मेरे पास, मान लो 6 वोल्ट मुझे यहां पे करना था, मैं 6 वोल्ट मान लेता हूं चलो बैटरी को। अगर मैंने 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इस टर्मिनल पे 6 वोल्ट ही आएंगे, अगर मैंने 7 वोल्ट की बैटरी लगा दी तो इस टर्मिनल पे 7 वोल्ट ही आएंगे। लेकिन पता है एक चीज मैं आपको बताता हूं, बहुत बढ़िया बात, 7 वोल्ट की अगर मैंने बैटरी यहां लगा दी और यहां पे मेरे पास 7 वोल्ट होगा, वोल्टमीटर दिखाएगा। अगर मैंने इसको पूरा चार्ज कर दिया, पता है पूरा चार्ज कर दिया, जब तक ये चार्ज हो रहा था पूरा फुल चार्ज हो गया, और मैंने यहाँ पे एक वोल्टमीटर लगा रखा है, तो ये 7 वोल्ट ही दिखाएगा, अगर 7 वोल्ट का ये है तो, अगर लगातार 7 वोल्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूंगा और वोल्टमीटर लगा दूंगा तो ये वोल्टमीटर पता है कितना दिखाएगा, 6 वोल्ट या उससे कम, तब वो इसकी दिखाएगा वोल्टेज। अभी दिखा रहा था बाहर वाले, क्योंकि बाहर वाले से उसको कनेक्ट कर रखा था, जैसे ही डिस्कनेक्ट करोगे तो वो सिर्फ इसके लिए काम करेगा ना, उसके लिए तो काम नहीं करेगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर मैं मान लूं कि जो सेल था 1 वोल्ट इसके अंदर था, 6 वोल्ट तक ये मैक्सिमम चार्ज हो सकता है, और 6 वोल्ट मैंने मान लो यहां से सप्लाई कर दी, तो ये क्या है, ये है वोल्टेज, ये क्या है, ये है ईएमएफ। तो मेरे पास V = E + IR का मतलब हो गया कि 6 वोल्ट में सप्लाई कर रहा था, 1 वोल्ट पहले से थी, तो 5 वोल्ट उसके अंदर क्रिएट होंगे, उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर जब वो चार्ज हो रहा होगा तो 5 वोल्ट अंदर से डेवलप होंगे। एक बचा था, 5 और बढ़ाने पड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे। तो 6 था बाहर से सप्लाई, अंदर था 1, तो 5 बढ़ेगा। वो 5 कहां से बढ़ रहा है, वो 5 यहां से बढ़ रहा है IR में, ये वो इंटरनल वोल्टेज थी जो बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दिस केस V = E + IR, और यहां था E = V + IR, ये समझना जरूरी है।
और इस केस में V ग्रेटर देन E हो गया EMF, और इस केस में E ग्रेटर देन V हो गया। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछते हैं, इज इट पॉसिबल दैट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल इज ग्रेटर देन इट्स EMF? क्या ये पॉसिबल है कि पोटेंशियल डिफरेंस सेल का EMF से ज्यादा हो जाए किसी केस में? तो आंसर क्या होता है, यस, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। और नॉर्मल केस में तो EMF V से बड़ा होता ही है। और अगर आपसे पूछ लिया कि इन विच केस EMF इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या होगा? EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर कब होगा, ये भी मैंने आपको बताया। EMF पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर तब हो सकता है इस फॉर्मूले से भी चाहे इस फॉर्मूले से, जब मैं क्या कर दूं, करंट को जीरो कर दूं। इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होता, सेल का रेजिस्टेंस तो कुछ ना कुछ होगा ही, करंट तो जीरो हो सकती है, सर्किट को ऑफ कर दो। तो जब I जीरो हो जाएगी, व्हेन करंट सप्लाइड इज जीरो, यानी व्हेन द सर्किट इज ओपन, देन EMF इज इक्वल टू वोल्टेज इन बोथ द केसेस। तो तीन केस हो गए। EMF वोल्टेज के बराबर कब, जब सर्किट ऑफ था, यानी कि स्विच ऑफ कंडीशन, ओपन कंडीशन। EMF वोल्टेज से बड़ा कब है, जब सेल से करंट फ्लो कर रही है, यानी कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। और EMF लेसर देन, यानी कि वोल्टेज ग्रेटर देन EMF कब था, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। तो ये बात ध्यान रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इतना पूरा अच्छी तरीके से आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा ग्राफ्स अलग अलग, और एक बड़े इंपॉर्टेंट ग्राफ है, बड़े दिमाग वाले ग्राफ है, वोल्टेज और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ, EMF और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच का ग्राफ, वोल्टेज और करंट का ग्राफ फॉर सेल। और ये बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा ओम्स लॉ होता है। V और I का ग्राफ आपने ओम्स लॉ में पढ़ा है ऐसा, जो कैपिटल R को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सेल के लिए ग्राफ ऐसा नहीं आता V और I का, वो हम सीखेंगे। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो को बहुत ढंग से रिवाइज करिएगा, जो मैंने छोटे छोटे एस्पेक्ट्स बताए हैं उसको ढंग से सुनिएगा, और फिर बिंदास तरीके से हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में अपनी। ठीक है, सो टेक केयर, ऑल द बेस्ट।